हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 13 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल तो संडे था, कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था। तो 11 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो इसकी आधारशिला आंध्र प्रदेश राज्य में रखी गई है। हाल ही में नए राज्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो तुहिन कांता पांडे यह अभी हाल ही में नए राज्य सचिव नियुक्त हुए। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नलको के सीएमडी कौन नियुक्त हुए? तो ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह यह नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के नए सीएमडी बने। भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया। हाल ही में मोदवेत उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो यह टोडा जनजाति द्वारा इस महोत्सव को मनाया गया है। हाल ही में कुत्ते के किस नस्ल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो गद्दी नस्ल के कुत्ते को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह फिर पार्श्व गायक थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो अखिल भारतीय चालक प्रशिक्षण संस्थान योजना की घोषणा अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी 2025 की पहली छमाही की पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार भारत का पासपोर्ट 50वें क्रम पे या 50वें स्थान पे रहा। और यह इंडेक्स इंटरनेशनल एयर पासपोर्ट अथॉरिटी के डेटा पर आधारित है और पासपोर्ट मोबिलिटी का आकलन करने का एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त उपकरण है। और फ्रेंड्स, सिंगापुर लगातार दूसरे साल शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि जापान जो 2018 से 2023 तक शीर्ष पर था, अब वह दूसरे स्थान पर है। अच्छा फ्रेंड, अब हम लोग शीर्ष 5 स्थान वाले देशों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे स्थान पे जापान, और वहीं तीसरे स्थान पर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, दक्षिण कोरिया यह तीसरे स्थान पे रहे। और चौथे स्थान पे ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे रहे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग भारत और पड़ोसी देशों के रैंकिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चीन 60वें स्थान पे रहा, भारत 50वें स्थान पे रहा, भूटान 90वें स्थान पे रहा, और श्रीलंका 96वें स्थान पे रहा, और बांग्लादेश यह 100वें स्थान पे रहा, नेपाल 101वें स्थान पे रहा, पाकिस्तान 103वें स्थान पे, और अफगानिस्तान यह 106वें स्थान पे रहा। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में जितने भी सूचकांक जारी किए गए थे उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पे रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत ये 82वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर रहा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत 126वें स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 129वें स्थान पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 108वें स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत 1 स्थान पर रहा। और सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 23वें स्थान पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 116वें स्थान पर रहा। जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर रहा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत यह 79वें स्थान पर रहा। और प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 176वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ वनडे में भारत का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में इतिहास रच दिया है, जहां फ्रेंड्स भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे 370 रन का स्कोर बनाया। और ये वनडे क्रिकेट में भारत का सबसे बड़ा स्कोर भी है। इससे पहले उनका सर्वोच्च स्कोर 2017 में आयरलैंड के खिलाफ 2 विकेट के नुकसान पे 358 रन और पिछले महीने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन भारतीय टीम ने बनाया था। और फिर भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने 102 रनों की शतकीय पारी खेली। यह जेमिमा रोड्रिग्स के वनडे करियर का पहला शतक है। और वहीं फ्रेंड्स महिला क्रिकेट वनडे में सबसे बड़े स्कोर की बात करें तो महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड टीम के नाम है, जिसने आयरलैंड के खिलाफ 490 रन बनाए थे। यह महिला क्रिकेट टीम के ओडीआई का सर्वोच्चतम स्कोर है। अच्छा फ्रेंड्स, क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज हम लोग करते हैं। तो स्मृति मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। इंग्लैंड की खिलाड़ी नेट साइबरब्रंट ने 96 गेंदों में शतक लगाया। यह महिला टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज शतक है। रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है। सौरव गांगुली स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक बने हैं। ऋषभ पंत टेक जॉकी सॉफ्टवेयर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। और ऋषभ पंत फ्रेंड्स यह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिन्हें एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। और अफगानिस्तान ए ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। बांग्लादेश ने भारत को हराकर पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी अतुल अरविंद तैमूरनिकर को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो ग्लोबल स्कूल्स फाउंडेशन सिंगापुर के अध्यक्ष और सह संस्थापक अतुल तैमूरनिकर को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। और तैमूरनिकर को फ्रेंड्स यह पुरस्कार 8 से 10 जनवरी के बीच उड़ीसा में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 18वें संस्करण के दौरान दिया गया है। और 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित 27 व्यक्ति संगठन को यह पुरस्कार दिया गया है। और 2003 से 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और विदेश मंत्रालय के द्वारा भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और 2015 से यह हर 2 साल के बाद इसको आयोजित किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में जितने भी प्रमुख पुरस्कार प्रदान किए गए थे उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार यह गगन गिल को दिया गया। जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार दिया गया। पंडित राजेंद्र गंगानी को लक्ष्मी महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया। एआई एंकर शना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पुरस्कार प्रदान किया गया।
पापुलूरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। रतन टाटा को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। नोवाक जोकोविच को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। टर्नर पुरस्कार यह जसलीन कौर को प्रदान किया गया। लेखिका सूर्यबाला को 34वें ब्याह सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना पहल शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में पार्थ योजना पहल शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए पुलिस, सेना और अर्धसैन्य भर्ती के लिए पार्थ योजना शुरू की है और मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा फ्रेंड्स राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान इसको शुरू किया गया है। और अगर इसके उद्देश्य की हम लोग बात करें तो युवाओं को भर्ती पूर्व शारीरिक और लिखित परीक्षा का प्रशिक्षण देना, भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैन्य में रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। पार्थ योजना के बारे में भी जान लेते हैं। तो पार्थ योजना में नामांकित उम्मीदवारों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें रक्षा सेवाओं की कठोर मांगों को पूरा करने के लिए शारीरिक फिटनेस की तैयारी शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण में लिखित परीक्षा कोचिंग शामिल होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित और अंग्रेजी दक्षता का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना यह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शुरू हुई। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया। शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है मध्य प्रदेश राज्य का मैप। और फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल फ्रेंड्स 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, नौरादेही टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश लिथियम का भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी। आइए डिटेल में जानते हैं। तो चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखने वाला देश है। चीन के पास फ्रेंड्स अब दुनिया के कुल लिथियम भंडार का 16.5% हिस्सा है। और चीन फ्रेंड्स अब ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और बोलिविया से आगे निकल गया है। लेकिन फ्रेंड्स चीन से आगे अभी बस चिली है जो पहले स्थान पे है। फ्रेंड्स दुनिया के कुछ और अन्य देशों के लिथियम भंडार की स्थिति को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चिली दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखने वाला देश है। चिली में लिथियम भंडार में लिथियम ब्राइन जमा शामिल है। और ऑस्ट्रेलिया के पास 4.8 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम भंडार है। और वहीं बोलिविया में 21 मिलियन टन लिथियम भंडार है। अच्छा फ्रेंड्स लिथियम के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु द्रव्यमान 6.941 ग्राम होता है। और लिथियम फ्रेंड्स क्षार धातु है और सबसे हल्की धातु है। और लिथियम को फ्रेंड्स सफेद सोना भी कहा जाता है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, सेल फोन और परमाणु ईंधन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी 6.6% 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने का अनुमान है। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की
विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर फिर 6.6 रहने का अनुमान है। और यह वृद्धि मुख्य रूप से निजी खपत और निवेश के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित होगी। और फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्र की वृद्धि 2025 में 5.7% और 2026 में 6% रहने का अनुमान है, जिसमें भारत का प्रदर्शन प्रमुख भूमिका निभाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और फ्रेंड्स, इसमें आधिकारिक भाषाएं टोटल 6 हैं। इसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी, ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। और बात करें फ्रेंड्स इसमें सदस्य देशों की, तो टोटल इसमें 193 देश सदस्य हैं। और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी भारत को दूसरा स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार करने वाला देश बना, जिसमें 95 संस्थाओं ने डेटा चोरी का शिकार हुआ, जैसा कि क्लाउड एसएईके के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 में बताया गया। और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे रहा जहां 140 हमले हुए, जबकि इजराइल तीसरे स्थान पे रहा जिसमें 57 हमले हुए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। यह फ्रेंड्स दूसरी बार है जब उन्होंने अपने करियर को अलविदा कहा है। तमीम इकबाल ने फ्रेंड्स जुलाई 2023 में भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही अपना फैसला उन्होंने बदल दिया था। और तमीम इकबाल ने फ्रेंड्स बांग्लादेश के लिए अपना आखिरी मैच सितंबर 2023 में खेला था और उन्होंने फरवरी 2007 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग तमीम इकबाल के इंटरनेशनल रिकॉर्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तमीम इकबाल ने 70 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 38.89 के एवरेज से उन्होंने 5134 रन बनाए। इसमें 10 शतक और 31 अर्धशतक शामिल रहे। वहीं 243 वनडे में उनके नाम 36.65 की औसत से 8,357 रन दर्ज है और वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने फ्रेंड्स 14 शतक और 56 अर्धशतक लगाए। और फिर तमीम इकबाल ने 78 टी20 इंटरनेशनल मैच में 24.08 की एवरेज से 1758 रन बनाए। इनमें उनके नाम 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। तो फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी फट गया, जिसके कारण विमानन चेतावनी जारी कर दी गई है। और पहाड़ की ढलानों में रहने वाले निवासियों को क्रेटर के 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है, जो उत्तरी क्षेत्र में 5.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, इंडोनेशिया यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसमें सुमात्रा, ज्वाला, सुलावेसी तथा बोर्नियो और न्यू गिनी ये कुछ हिस्से शामिल है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग इंडोनेशिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। और फ्रेंड्स, इंडोनेशिया यह ब्रिक्स में शामिल होने वाला 11वां सदस्य बना है। और ये फ्रेंड्स इंडोनेशिया का मैप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी 10 जनवरी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1885 से हर
साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत 1885 में हुई थी, जब भारत सरकार ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को इस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था। और फ्रेंड्स, इस दिवस की थीम की अगर बात करें तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यह इस वर्ष की थीम है। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, और इस दिवस की थीम क्या रही? तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए, यह इस दिवस की थीम है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, और थीम क्या रही? तो शोर भले ही विश्व में, कुछ शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है, यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, और इस दिवस की थीम क्या रही? तो समग्र कल्याण, मन शरीर और आत्मा, यह इस दिवस की थीम थी। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, और इस दिवस की थीम क्या थी? तो हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है, यह इस दिवस की थीम थी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई। 8 जनवरी को पृथ्वी गुणन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, और इस दिवस की थीम क्या थी? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यह इस दिवस की थीम थी। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, और इस दिवस की थीम क्या थी? तो बिंदुओं को जोड़ना, यह इस दिवस की थीम थी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।